पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। अब उससे आप मिल ही चुके हैं शुभारंभ में, और एक बार फिर से श्रवण मैं आपका भी स्वागत करती हूं। और क्यों ना बुलेटिन की शुरुआत की जाए आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया आकांक्षा। और खबरों की शुरुआत करें और सबसे बड़ी खबर आज कन्याकुमारी से कांग्रेस की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा शुरू होगी और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए सीएम भूपेश बघेल यहां से रवाना होंगे। 150 दिनों में आपको बता दें कि 3750 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर होगा और बताया जा रहा है कि 150 दिन बाद श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी। यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो गई है। कई राज्यों से होकर ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी और माना जा रहा है कि इससे एक बार फिर से कांग्रेस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के जरिए वापसी की कोशिश करेगी। कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि श्रवण आपको याद होगा इससे पहले महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी और उसका असर भारत में देखने को मिला। और इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसका भी असर देखने को मिला। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कोशिश करेगी कि एक बार किस तरह से भारत उनके साथ जुड़ सके। निश्चित रूप से आकांक्षा, 2024 लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी 2023 में होने हैं। यानी दोनों ही चुनावों के लिहाज से ये जो यात्रा है वो काफी अहम मानी जा रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर कि आज कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है और राहुल गांधी की अगुवाई में ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल, 14 राज्यों से होती हुई गुजरेगी, अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं को कवर करेगी और 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तमाम इसमें जितने भी कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगातार 150 दिनों में 3750 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो श्रवण, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसके बाद राजनीतिक सफर कई नेताओं का तय हो जाएगा इस यात्रा के बाद। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा कितनी खास है। सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है, वहीं भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक आपका। विवेक, मध्य प्रदेश के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा कितनी अहम और मध्य प्रदेश में कितनी तैयारी की गई है इस यात्रा को लेकर? मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी अहम ये यात्रा है और कांग्रेस के लिहाज से तो चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में यात्रा का जो आगमन है उसको लेकर काफी तैयारियां की गई है। आज से यात्रा जब शुरू होगी तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता इस वक्त यात्रा के दौरान कन्याकुमारी में मौजूद रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा जो है बुरहानपुर से अंदर प्रवेश करेगी और बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो फिर मध्य प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से होते हुए यात्रा अन्य दूसरे राज्यों में जाएगी। और ये भी अनुमान है कि मध्य प्रदेश की करीब 36 से लेकर 40 विधानसभा सीटों पर होते हुए यात्रा जो है अन्य दूसरे राज्य में प्रवेश करेगी। तो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पुरजोर फोकस है और इसके लिए यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रभारी भी बना दिए गए हैं, जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के जो यात्री है, जो 100 यात्री हैं जो यात्रा में पूरे समय मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे, उनकी भी जो है जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जब यात्रा अंदर प्रवेश करेगी, राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा और उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा रहेगी, जहां पर सभाएं होगी, जहां पर नुक्कड़ सभाएं भी होगी, रथ यात्रा भी होगी और तमाम जो यात्रा का जो पैटर्न है उस आधार पर जो है मध्य प्रदेश में यात्रा चलेगी। एक बड़ी सभा जो है उज्जैन और इंदौर के बीच में करने की योजना जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, जिसमें लाखों लोग मौजूद होंगे और इस सभा के जरिए चुनावी शंखनाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से करने जाएंगे, क्योंकि
मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव है और ऐसी स्थिति में यात्रा से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण अपडेट इसमें ये दे दें कि मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ जो है जब यात्रा पहुंचेगी तो राहुल गांधी उन धार्मिक स्थलों पर पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे। खासकर ये भी बताया जा रहा है कि नर्मदा में स्नान और शिप्रा नदी में स्नान, ये दोनों नदियां उनकी यात्रा मार्ग में पड़ेगी, जहां पर वो स्नान भी करेंगे और महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो ये पूरा यात्रा का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, मध्य प्रदेश के कई नेता जो है आज यात्रा की शुरुआत में साक्षी बनेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जब यात्रा प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर पर एक उत्साह जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भी जो यात्री है या छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता है वो भी मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होंगे। चलिए, निश्चित रूप से तो तमाम जो तैयारियां इस यात्रा को लेकर वो पूरी हो चुकी है। विवेक हमारे साथ बने रहेगा, आप रायपुर का रुख करेंगे। सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम देखें तो यहां पर किस तरह से इस यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 9 बजे तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से वो कन्याकुमारी जाएंगे और उसके बाद से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाएगा, प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद रोड शो के दौरान एक आम सभा भी आयोजित की जाएगी। तो इस तमाम कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शामिल होने की खबर भी है और इसके अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दो कि प्रदेश में सियासी घमासान का दौर भी शुरू हो चुका है। इधर मंत्री कवासी लखमा ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम जो कांग्रेस के नेता है क्योंकि इसमें शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता के साथ ही आम जनता की जो हुजूम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा खुद मंत्री कवासी लखमा की तरफ से ही ये बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा भाजपा भी इसे राजनीति देख रही है, ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है वो व्यर्थ है। तो इस तरीके के जो बयान है वो बयानबाजियों का दौर तो प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज की बात करें तो प्रदेश के जो मुखिया है वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज रवाना होने वाले हैं और फ्लाइट से सुबह 9 बजे वो तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, निश्चित रूप से सुप्रिया, तो यहाँ पर भी राजनीतिक हलचल इस यात्रा को लेकर तेज है। आप बने रहिएगा सुप्रिया हमारे साथ। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए शोभा, बढ़ते आगे, रुक कर लेते हैं भोपाल का इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें, नगर निगम का दफ्तर किस तरह से शराब खाने में तब्दील हुआ है उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कार्यालय कर्मचारियों के लिए अहाता केंद्र बन गया। कर्मचारियों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जोन 13 के वार्ड 54 के कार्यालय का ये वीडियो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर शराब परोसी गई है और खाने पीने की भी तमाम व्यवस्था की गई है। और ये कोई आम कमरा नहीं है, श्रवण कार्यालय है, ये वार्ड कार्यालय, और वहां पर किस तरह से जाम छलके उसकी तस्वीरें आप देखिए। अब तेजी से वीडियो हो रहा है ये वायरल। नगर निगम का दफ्तर जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और जोन 13 के वार्ड क्रमांक 54 के कार्यालय का ये वीडियो है जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि शराब खाना में इसे बदल दिया गया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, शराब अड्डा की तस्वीरें हम देख रहे हैं। हैरानी की बात यह कि निगम कार्यालय है, कुछ कार्रवाई हुई क्या जो इसमें संलिप्त पाए गए? बिल्कुल, बात करें जिस कार्यालय के अंदर लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, लोगों की शिकायतों का निराकरण होना चाहिए, वो अय्यासी के अड्डे में तब्दील होता हुआ नजर आया। और राजधानी भोपाल के जोन 13 के वार्ड 54 का ये पूरा नगर निगम का कार्यालय है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग है उसके कर्मचारी बैठकर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में नगर निगम की कार्य प्रणाली जो है सवालों के घेरे में है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की पुष्टि के बाद में जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से सरकारी दफ्तर जो है मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता और अय्यासी का अड्डा बने हुए है। रचना, बिल्कुल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए, कांक्षा बुलेटिन में बढ़ते आगे और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी और अनोखा प्रदर्शन उन्होंने किया है। रायपुर से ये खबर है जहां पर सड़क पर अनियमित कर्मचारी संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। अनियमित कर्मचारी संघ का आंदोलन जारी और नियमितीकरण की ये मांग कर रहे हैं। रात में कर्मचारियों ने सड़क पर ही खाना बनाया है। तो देर रात की तस्वीरें आपको बता दें, हजारों की संख्या में इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं ये संविदा कर्मचारी और लगातार इनकी 4 सूत्रीय मांग है कि इनके वेतन की वृद्धि की जाए, इन्हें नियमित की जाए। और इनका ये भी कहना है कि जब तक ये लोग अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेते ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब श्रवण देखा जा रहा है कि
किस तरह से यहाँ पर अब अनोखा प्रदर्शन भी ये तमाम कर्मचारी यहाँ अपनी पर कर रहे मांगों को हैं। लेकर लगातार डटे हुए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुप्रिया, लगातार अपनी मांगों को लेकर ये डटे हुए हैं। कल रात में इनका अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, सड़कों पर इन्होंने खाना बनाया और किसी भी तरह से वो इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। क्या कुछ इनकी मांगे और क्या कह रहे हैं ये? बिल्कुल, कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ा तालाब का नजारा, जहां पर अभी भी हजारों की संख्या तो नहीं कहूंगी लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी है वो नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा इनकी जो मांग है, मांग को लेकर जानते हैं रात की कैसी स्थिति थी। रात ये भी जानकारी मिली है कि आपने यहीं पर रात गुजारी है, खाना यहीं पर बनाया है, यहीं पर सड़क पर ही सो गए थे। जी, यही सड़क पर सो गए थे रात में और बहुत हम लोगों को तकलीफ भी हुआ और हमारी मांग है जो उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं रात भर। क्या मांग है आप लोगों की? कलेक्टर रेट दिया जाए, कलेक्टर रेट दिया जाए, हमें भूपेश बघेल से यही उम्मीद है। तो क्या आप लोग अभी यहाँ से अपने घर जाएंगे या फिर यहीं पर बैठे रहेंगे? यहीं पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहीं पर बैठेंगे। अच्छा, पूरा तो आप लोगों का जो आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन कहा जा सकता है। हाँ 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 हाँ। आप क्या बोल रही थी? जब तक मांग पूरा नहीं करी जब तक हम नहीं रही वो अपन कबूलत करे हैं। सुप्रिया, इनसे ये भी पूछिए कि क्या कोई अधिकारी या फिर सरकार या प्रशासन की तरफ से इनके बीच पहुंचा है इनकी मांग सुनने के लिए? क्योंकि रात भर अगर ये वहां पर खाना बना रहे हैं, सड़क पर ही सो रहे हैं, तो कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा इनके पास आश्वासन देने के लिए या बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, आप लोगों के पास कोई अधिकारी या कोई प्रशासन का व्यक्ति पहुंचा है क्या बात करने के लिए? नहीं पहुंचा है अभी, नहीं पहुंचा है अभी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं पहुंचे हैं आप लोग, मतलब इतनी जो कठिनाई में आपने रात गुजारी है। भूपेश बघेल जी से उम्मीद है कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों से बात करे। तो क्या पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद नहीं थी रात को? थी यहाँ पर पुलिस थी और रात भी हमारे साथ है और लोगों को सोने का व्यवस्था भी दिया। पुलिस लोग व्यवस्था बनाया है, उसकी सेहत से हम लोग यहाँ सेफ थे। अधिकारी लोग कोई चर्चा करने के लिए नहीं आए? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है अधिकारी लोग। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं आया है। हम लोगों को भूपेश बघेल से यही निवेदन है कि हमारे मांग जल्दी से जल्दी पूरा किया। हम लोग चूल्हा में बार कर आगी फूंक कर बच्चे लोग को खवाते हैं और हम लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। 4-5 महीने से उधारी ले लेकर खवाते हैं। दुकान वाले फोन लगाते हैं हम लोगों को कितने बार से, फिर भी दुकान लोगों को पा पड़ते हैं सर लोग, भैया लोगों के। तो जैसा कि इनकी भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें इन लोगों में जोश है। क्योंकि रात भर ये लोग सड़क पर ही सोए रहे, सड़क पर ही इन्होंने खाना भी बनाया और उसके बाद भी इनकी जो मांग है वो यही है कि सरकार इनका वेतन वृद्धि करे, इन्हें नियमित करे। और जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तमाम जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ये लगातार डटे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई इनसे मिलने नहीं पहुंचा है। देखना होगा कि आगे इनकी मांगों को लेकर किस तरह से ध्यान दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और श्रवण, एक बात यह भी कि कितनी तमाम मुश्किलों के साथ, और जब पुरुष मतलब किसी तरह का आंदोलन करते तो समझा जा सकता है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके सड़कों पर इस वक्त है। चलिए देखते हैं, खबर दिखाने के बाद शायद कोई पहुंचे, कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। श्रवण, यही उम्मीद है। चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से बता दें। छिंदवाड़ा की कुंडली समारडोह में उल्टी दस्त की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 70 से 80 ग्रामीण बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर्रई और बटका खापा में जारी है। और ये बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार हुए हैं, यानी गंदा पानी, दूषित पानी पीने की वजह से सभी ग्रामीण बीमार हुए हैं। 3 दिन बाद स्वास्थ्य अमला प्रभावित गांव पहुंचा। चिकित्सक पीयूष शर्मा ने बताया कि बारिश की वजह से इलाके का जो पानी है वो दूषित हो चुका है, जिसको पीने से बीमारी फैली है। डॉक्टरों ने आमजन को साफ स्वच्छ पानी पीने की सलाह दी है। क्योंकि लगातार उल्टी दस्त की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर्रई में समुचित उपचार किया गया है। ये बारिश के सीजन में थोड़ा सा सावधानी खाने पीने को लेकर रखनी पड़ती है, जिसमें हमें स्वच्छ पानी पीना होता है। सुबह 4 बजे करीबन से उल्टी दस्त हुआ था, करीबन 30-35 लोगों का हो गया। चलिए, अच्छा, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े जय। अब किस तरह की स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य अमला पहुंचा है, कितने लोग अभी भी यहाँ पर इस बीमारी की चपेट में आए, क्या कुछ स्थिति है? हर्रई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बच्चा खापा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ितों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार 60 से 70 लोग अभी भी पीड़ित हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बीते 4 से 5 दिनों से
ये उल्टी दस्त का प्रकोप सामरडो और कुंडाली में हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य अमले ने लापरवाही बरती है, जिसके कारण लोग परेशान हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई थी, एक महिला है, एक पुरुष है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और छिंदवाड़ा एसडीएम ने कहीं न कहीं ताकत के साथ, तेजी के साथ कार्रवाई कराते हुए वहां स्वास्थ्य अमले को भेजा, जिसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा है और लोग ठीक होने लगे हैं। लेकिन अभी भी 60 से 70 लोग इलाजरत हैं। जी शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे। फिल्म का प्रमोशन करने आए अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट को बाबा महाकाल के दर्शन किए बगैर ही यहां से लौटना पड़ा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि अपनी आने वाले फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने उज्जैन शहर का चयन किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी थी कि बाबा महाकाल के दर्शन कर फिल्म का प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बाबा महाकाल के दर्शन किए बिना ही उज्जैन से वापस लौटना पड़ा। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन का आधार रणबीर कपूर का 11 साल पहले दिया वो बयान था, जिसमें उन्होंने बीफ की तारीफ करते हुए कहा था कि मुझे बीफ बहुत पसंद है। विरोध प्रदर्शन के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने बाबा महाकाल के दर्शन नहीं किए और ऐसे ही इंदौर के लिए रवाना हो गए। उधर प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से अभद्रता की। कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात सीएसपी की कॉलर तक पकड़ ली, वर्दी फाड़ी और झूमा झटकी भी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दबोचा और फिर उनकी जमकर धुनाई भी की। वीआईपी आगमन की सूचना थी, इसके लिए प्रबंध लगाने के लिए हम महाकाल मंदिर उपस्थित हुए थे। निर्माल्य गेट के पास में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, जिन्हें हम बैरिकेड लगा के बैरिकेड के पीछे भिजवाना चाह रहे थे। तो मेरे साथ झूमा झटकी भी करने लगा और स्टाफ के साथ भी झूमा झटकी की। उसी दौरान मेरे हाथ में भी चोट लग गई। बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल। बढ़ते आगे बड़ी खबर भोपाल से बता दें, एमपीबी की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत का मामला सामने आया है। बिजली की तार की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तार की चपेट में आने से 7 साल के मोहित की मौत हो गई। गणेश पूजा में वो जा रहा था और उसी दौरान वो तार की चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एमपीबी की बड़ी ये लापरवाही, आकांक्षा कह सकते हैं। एक मासूम को इसकी कीमत, इस लापरवाही की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। तार की चपेट में आने से 7 साल के मोहित की मौत हो गई। आकांक्षा, फिर से खबर रायपुर से। बिल्कुल, चाकूबाजी एक बार फिर हुई है राजधानी रायपुर। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवक को चाकू मारा गया है। कॉलोनी में रंजिश हुई और उसके बाद जो विवाद हुआ उसमें चाकू ही मार दिया गया। चाकूबाजी के सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। कोतवाली थाना इलाके की एक घटना। तो राजधानी रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवक को चाकू मारा गया। कॉलोनी में हुए विवाद की रंजिश के चलते चाकू मारा गया। चाकूबाजी के सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। कोतवाली थाना इलाके की ये पूरी घटना है। अब रुक करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर पुलिस ने पहली बार एमडीए ड्रग तस्कर महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस ने 72 लाख कीमत की 720 ग्राम एमडीए में ड्रग जब्त की है। वहीं आरोपियों के हवाले से 315 बोर के कट्टे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो इन तस्करों की नजर युवाओं के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं पर थी। इस गैंग का एक आरोपी अभी भी फरार है, जो झांसी यूपी से ग्वालियर को ड्रग सप्लाई करने के लिए आया था। वहीं पुलिस गिरफ्तार कर चुकी महिला और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। के जो आरोपी हैं, इन्होंने ड्रग खरीदी थी और इसको ग्वालियर में सप्लाई करने का इन्होंने प्लान बनाया था और उसके लिए इनकी बात भी हो गई थी, परंतु ये बहुत अच्छी कार्रवाई कर को पकड़ा है। इस पकड़ी गई ड्रग की जो कीमत है अभी करीब 40-50 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये एक वाणिज्यिक मात्रा है, अतः इसमें बहुत ही गंभीरता से एक टीम बना के हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस ड्रग के एंड तक हम जाएं।
चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश से खबर, जहां 27 सितंबर को 40 निकायों में चुनाव होगा और चुनाव की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा होगी। राज्य चुनाव आयुक्त आज शाम को इसकी समीक्षा करेंगे। चुनावी जिलों के कलेक्टर, एसपी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, चुनावी तैयारी, कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। आपको बता दें 18 जिलों के 46 निकायों में चुनाव होना है। राजनीतिक तैयारियां भी इसकी पार्टी कर रही है, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुट चुका है। समीक्षा की जाएगी और राज्य चुनाव आयुक्त शाम को समीक्षा करेंगे। तमाम कलेक्टर्स और एसपी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम निवास कार्यालय में राजीव युवा मैदान क्लब के जिला समन्वय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा में असीम शक्ति निहित है, वे अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहकर क्षेत्र और समाज के नवनिर्माण में ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें और इनके प्रगति में अहम भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में समूहों के साथ साथ इच्छुक युवा उद्यमी या किसी व्यक्ति को भी जोड़ने के लिए शासन की ओर से अहम पहल करने की बात उन्होंने कही है, जिससे कोई भी ग्रामीण या फिर युवा बेरोजगार अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को कूनो सेंचुरी में आएंगे, जहां चीता परियोजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही आदिवासी विकास खंड कराहल में स्व सहायता समूह की महिलाओं की सभा को संबोधित करेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीते को लाने और रखने को लेकर तैयारियां आखिरी चरण पर चल रही है और जिस बाड़े में चीतों को रखा जाएगा उसकी ऊंचाई और मजबूती का विशेष ध्यान दिया गया है और हाईटेक रोटेट कैमरे यहां पर लगाए गए हैं ताकि चीते और दूसरे वन्य जीवों पर नजर रखी जा सके। कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराहल जाएंगे। बता दें कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री से कूनो आने का आग्रह किया था। लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे पूरे टीम लगी हुई है। 100 से 150 तक लोगों को हमने उसमें लगाया है और बाकी वेटरनरी डॉक्टर भी हमारे 3 लोग लगे हुए हैं। WI से टीम आई हुई है, विशेषज्ञ लोग हैं। और शोभा, एक दिन बाद ही अब अनंत चतुर्दशी है और हर बार की तरह इस बार भी रायपुर के खारो नदी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रतिमा चाहे किसी भी आकार की हो, विसर्जन खारो नदी के किनारे बने कुंड में ही किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 9 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलेगा। तो कुंड में विसर्जन की 24 घंटे की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। किसी भी वक्त आप जाकर प्रतिमा विसर्जित कर सकते हैं। रात में विसर्जन को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्य सड़क से कुंड तक भरपूर रोशनी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कुंड के पास 44 गोताखोर तैनात रहेंगे जो किसी प्रतिमाओं को विसर्जन करने में सहयोग करेंगे। प्रारंभिक तैयारी की हुई है, उसमें 9 तारीख से हमने अनंत चतुर्दशी का जो दिन है वहाँ से हमने 4 दिन के लिए लगभग रखा हुआ है। चूँकि रायपुर शहर के पिछले वर्षों के जो अनुभव है उसमें 3 से 4 दिन लगभग जो है विसर्जन के लिए लोग आते हैं। अमले जो है उसकी जो चाक चौबंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार। नमस्कार।